सपना चंद्रा और विकास की इकलौती बेटी थी। चंद्रा और विकास के पास भले ही कुछ न था, पर उन्होंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश बचपन से ही पूरी की थी। ज्यादा गरीबी में रहने के कारण सपना का बर्ताव उसके माता पिता के प्रति बिल्कुल भी ठीक न था। माँ, दरअसल हम सारी कॉलेज फ्रेंड्स ने घूमने का प्लान बनाया है, तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। अच्छा अच्छा बेटा, मैं तुझे दे देती हूँ। माँ, ये क्या बस 50 रुपए? हाँ, इतने में तो हम एक लोग भी अच्छे से नहीं खा पाएंगे। अरे बेटा, तो अब तेरे पापा की तनख्वाह आ जाएगी तो उसके बाद मैं तुझे और दे दूंगी। माँ, मुझे अभी चाहिए और तुम बाद में देने की बातें कर रही हो। रहने दो, मैं नहीं जा रही। और ये अपने 50 रुपए भी अपने पास रखो। सपना, ये तू कैसे बात कर रही है? सपना का पिता सब्जी का ठेला लगाता था, जिससे उसकी आमदनी ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाती। अगले दिन सपना, बेटा तू कॉलेज जा रही है? हाँ, जा तो मैं कॉलेज ही रही हूँ। बेटा ऐसा कर कि आज कॉलेज मत जा। मिश्रा जी का फोन आया था, वो हमसे तेरे रिश्ते के बारे में बात करने आ रहे हैं। मिश्रा जी? कहीं ये वही तो नहीं जो बहुत अमीर है? हाँ बेटी, ये वही है। माँ, फिर तो मैं बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जा रही। तुम ऐसा करो कि जल्दी जल्दी मेरे लिए कोई अच्छा सा कपड़ा निकाल दो। अच्छा अच्छा, निकाल देती हूँ। तू हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने को आ जा। अरे चंद्रा जी, अब देखिए ना, मेरे बेटे के लिए रिश्ते तो कोई कम नहीं आते हैं, पर आपकी बेटी हमें सबसे ज्यादा भाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अर्चना जी। अब देखिए, रिश्ता तो बस ऐसे ही फीका फीका नहीं होगा ना, थोड़ा तो लेन देन चलता ही है। हाँ कहिए। देखिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस 4 चक्के की गाड़ी और 4 लाख रुपए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अरे बहन, पर हम इतने का इंतज़ाम करेंगे कैसे? ज़रा हमारा भी तो सोचिए। अब देखो चंद्रा, जितना मुझे कहना था मैंने तो उतना कह दिया, अब आगे का तुम लोगों को देखना है। देखो जी, मुझे तो ये लोग सही नहीं लग रहे। मेरी आज सुबह ही सुचित्रा से बात हुई थी। उसने कहा इनका छोटा बेटा राकेश एक बहुत बड़े क्रिमिनल एक्ट में पकड़ा गया है। मैं तो अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना चाहती। क्या माँ? मैंने सब सुन लिया। साफ साफ कहो ना कि दहेज सुन करके तुम्हारे इरादे बदल गए। अरे आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचो। अगर मैं शादी करके इतने अमीर घर में जाऊंगी तो आप लोगों की जिंदगी भी बदल सकती हूँ। अरे बेटा, तू समझ नहीं रही है। तुम्हारी जिंदगी दे करके हम अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते। ओहो, आप लोगों को तो मेरी कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। भगवान जाने मेरा क्या होगा। और हाँ माँ, अगर आपने मेरी शादी सुमित जी से नहीं करवाई तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे सपना, ये कैसी बातें कर रही है? अरे चंद्रा, रहने दो, वक्त आने पर खुद ही समझ जाएगी। सपना के जिद के आगे विकास और चंद्रा दोनों हार जाते हैं और सपना की शादी सुमित से करवा देते हैं। शादी के फौरन बाद ही सुचित्रा और सुमित ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे सुमित जी, आप इतने लेट से क्यों आए हैं? ए सपना, तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे इतने सवाल जवाब करने की? चुपचाप से अपने कमरे में रहो। अरे बहू, वो सुमित अभी थक हार कर आया है ना, तो इसी वजह से ऐसे बात कर रहा है। तू चिंता मत कर, जा जा अपने कमरे में आराम कर। सपना कमरे में जाती है तो सुमित को किसी से बातें करता सुनती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे तुम समझ नहीं रही हो। अरे मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं कल ही सपना को तलाक देकर तुम्हारे पास आता हूँ। सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने जाकर सुचित्रा से कहा, अच्छा तो तुझे सब कुछ पता लग गया है। अरे तो आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी मुझसे की ही क्यों? अरे चल चल, ज्यादा मत बोल। हमें दहेज मिल गया, अब तेरा खेल खत्म। सुचित्रा और सुमित दोनों ही सपना को मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह सपना बच बचाकर अपने घर पहुंच जाती है। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज ऐसा ना हुआ होता।
अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? हमें पूरी बात तो बता। सपना उन्हें पूरी बात बताती है। अच्छा, पर हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि हम उसके खिलाफ जाकर रिपोर्ट लिखवाएं। और सपना मेरी बेटी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अभी भी तेरे लिए रिश्ते खत्म नहीं हुए। कल ही लखन जी का फोन आया था। वह नहीं जानते थे कि तेरी शादी हो चुकी है, तो वो तेरे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। पर वो लोग मिश्रा जी की तरह अमीर नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ, काश मैं आप लोगों की बात पहले ही समझ जाती। अमीरी दिल से होती है, पैसों से नहीं। अरे मेरी बच्ची। सपना की शादी निखिल से हो जाती है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। बंटी, क्या तू मुझे वो खिलौने देगा जो तू मुझे कल दिखा रहा था? मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? मेरे पापा इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग तो इस तरह के खिलौने कभी देखे भी नहीं होगे ना। सोहम को बंटी की बातों का बहुत बुरा लगता है। बंटी, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं तो यहाँ हूँ। ओफो बंटी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। इतनी देर से तू कहाँ था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो, मैंने तेरे लिए पालक पनीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पालक पनीर। बंटी सोहम को चिढ़ाकर ऐसा कहता है और फिर अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। अरे बेटा सोहम, तू घर आ गया? चल जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो ले, मैंने आज तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। अच्छा, तो क्या खाना है मेरे बेटे को? मुझे भी वही खाना है, पागल पनीर। बेटा, वो पागल पनीर नहीं, पालक पनीर होता है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे भी वही खाने हैं। बंटी की मामा ने उसके लिए पागल पनीर बनाया था। अरे मेरे लाल, हम उनकी तरह नहीं हैं। फिर सुमन को एहसास होता है कि वो इस तरह की बातें अपने छोटे से बेटे को कैसे ही समझाएगी, तो फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। अच्छा, ठीक है सोहम, मैं तेरे लिए पागल पनीर जरूर बना दूंगी। सच में माँ, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन ने पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया था, पर असल बात तो यह थी कि ना उनके घर में पालक था और ना ही पनीर। मैंने सोहम से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? हम तो इतनी मुश्किलों से आटे चावल ही खरीद पाते हैं, पालक और पनीर कहाँ से लेकर आएंगे? चलो मान लिया कि पालक तो खेत से आ भी जाएंगे, पर पनीर वो तो काफी महंगा हो गया है। हम जैसे गरीब भला पनीर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये सब सोचकर सुमन बहुत उदास थी। अरे सुमन, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? अरे आप आ गए। अब आप देख लीजिए, आपके प्यारे लाडले बेटे ने फरमाइश की है पालक पनीर खाने की, तो फिर बनाओ पालक पनीर। इतनी दुविधा कैसी? आप तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हो जी, पर सच तो आप भी जानते हो, पालक पनीर कितना महंगा मिलता है बाजारों में। ना हम बाजार से खरीद सकते हैं और ना घर पे बना सकते हैं। ओफो सुमन, अगर हमारे बेटे ने फरमाइश कर ही दी है तो फिर पालक पनीर तो जरूर बनेगा। पालक की तो तुम चिंता मत करो, पालक मैं अपने खेत से ले आऊंगा। और रही बात पनीर की, तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। राम मोहन उदास मुंह से वापस घर लौटता है और कहता है, अरे नहीं नहीं सुमन, वाकई में पनीर तो बहुत महंगी है। देखा, मैंने कहा था ना कि पनीर बहुत महंगी है, पर आप चिंता मत करो, मैंने इसका उपाय खोज लिया है। सुमन खूब सारे मूंगफली लेकर आती है। हे भाग्यवान, अब तुम पालक पनीर में इस मूंगफली का क्या करोगी? आप बस देखते जाओ जी। सुमन ने मूंगफली को पीस दिया और फिर उसमें पानी डाला और फिर उसे छान लिया। ये देखो जी, ये रहा मूंगफली का दूध। अब हम इसे फाड़ेंगे और इसमें से निकालेंगे पनीर। अरे वाह सुमन, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। सुमन मूंगफली के पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा करती है और फिर पालक में डाल देती है। सोहम, ओ सोहम, देख तेरी पालक पनीर तैयार है, चल जल्दी जल्दी आके खा ले।
माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में सुमन, तुम्हारी पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं। अच्छा सुनो, वो हरिहर जी है ना पास के, उनसे मैं बात करता हूँ। अजी, पर किस बारे में बात करनी है आपको? ओहो देखो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हरिहर जी का ढाबा है ना, वो उसे बंद करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि वो दुकान मुझे दे दें और मैं उन्हें धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। अरे, पर दुकान लेकर आप करेंगे क्या? ओहो सुमन, तुम अभी तक नहीं समझी। हम लोग मिलकर वहाँ ढाबा खोलेंगे और तुम यही पालक पनीर वहाँ भी बनाओगी। अब सुमन को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो इस चीज के लिए राजी हो जाती है और फिर वो दोनों एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम सोहम भोजनालय होता है। पालक पनीर तो लोगों ने खूब खाए थे, पर सुमन के हाथ के पालक पनीर का जादू तो कुछ और ही था, जो धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहा था। राम मोहन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लोग सुमन के पालक पनीर का आनंद खूब ले रहे थे। इसी तरह एक साल बीत गए। अब सुमन और मोहन की मेहनत से उनके सर पे अच्छी खासी छत हो गई थी और अब वो सोहम को भी हर चीज दे सकते थे जो कभी सोहम चाहा करता था। अरे सोहम, तेरे पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आई? वो ये मेरे बाबा ने मुझे लेकर दिया है। तू इससे खेलना चाहता है? हाँ, मैं भी इससे खेलना चाहता हूँ। बंटी ने जैसा किया था, सोहम बिल्कुल भी वैसा ना करके उसे अपना खिलौना खेलने को दे देता है। बंटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे।